नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। बारामूला में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सुरक्षा बलों ने आतंकी किए ढेर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में 2 महीने से हो रहे आतंकी हमले। जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक बड़ी चुनावी सरगर्मी, पीएम नरेंद्र मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। डोडा के बाद पीएम मोदी की आज कुरुक्षेत्र में बड़ी रैली। मैं देश विरोधी ताकतों से लड़ता रहूंगा, जेल से बाहर आते ही गरजे केजरीवाल। जेल से बाहर आते ही सीएम ने किया रोड शो। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, जबकि ऑपरेशन लगातार जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट्स के जरिए मिली जानकारी से पता चला है कि वहां पर कुछ दहशतगर्द छिपे हुए हैं। सूचना के बाद टप्पर क्रीरी इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रात में ही मुठभेड़ चालू हो गई थी, जो पूरी रात तक चली। अफसरों के अनुसार क्षेत्र में 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। गौरतलब है कि जम्मू डिवीजन के पहाड़ी जिलों पुंछ, राजौरी, डोडा, कठुआ, रेयारी और उधमपुर में बीते 2 महीने से अधिक समय से सेना, सुरक्षा बल और नागरिकों पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं। आतंकवादी घात लगाकर अचानक हमला करते हैं और फिर पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों में गायब हो जाते हैं। हमलों के लिए विदेशी आतंकवादियों के एक समूह को जिम्मेदार बताया जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश यूटी में आतंकी गतिविधियां इन दिनों अहम और चिंताजनक है, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बीच आज भाजपा के स्टार कैंपेनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूटी का दौरा करने पहुंचे। धारा 370 के इतिहास में समाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी सूबे में सरकार बनाने का सपना देख रही है और इसी सपने को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी ने डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी ऐलान के बाद यूटी में यह पीएम मोदी की पहली रैली है और इसके बाद 19 सितंबर को प्रधानमंत्री श्रीनगर भी जाएंगे। गौरतलब है कि डोडा में आखिरी बार देश का कोई प्रधानमंत्री 1982 में वहां गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरे पर पहुंचेंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण में बारामूला, कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिलों में 1 अक्टूबर 2024 को वोट डाले जाएंगे। जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक चुनावी सरगर्मी आज बढ़ गई है। आज दोपहर को जम्मू के डोडा में रैली करने के बाद पीएम मोदी हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में आज पीएम मोदी इस बड़ी रैली के जरिए एक साथ 23 विधानसभा सीटों को साधेंगे। पीएम इस रैली में 23 विधानसभा सीटों पर जनता से समर्थन मांगेंगे और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी आज हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में से 23 विधानसभा सीटों को आज पीएम मोदी एक साथ साधने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि बीजेपी में किसी पार्टी ने लगातार 3 बार सत्ता हासिल कर हैट्रिक लगाई हो, लेकिन इस बार अगर बीजेपी इस चुनाव को जीत जाती है तो ये इतिहास भी सुनहरी अक्षरों में लिख दिया जाएगा। चुनाव से पहले बीजेपी में थोड़ी खटपट भले ही हो गई हो, लेकिन फिर भी हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पहली पसंद मानी जा रही है। इसका अंतिम फैसला 8 अक्टूबर को हो जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद कल शाम को तिहाड़ जेल से बाहर आए। उन्होंने अपने समर्थकों का आभार जताते हुए कहा कि जेल मुझे कमजोर नहीं कर सकती। जेल से बाहर निकलने के बाद रोड शो के दौरान केजरीवाल ने उपस्थित कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश को कमजोर कर रही राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा। आज देश में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। यह हिंदी भाषा की मान्यता और प्रचार का दिन है। इस दिन 1949 में हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था और यह दिन हिंदी के महत्व को बढ़ावा देने और भाषा की समृद्धि को मनाने का अवसर है। हिंदी के प्रति हमारी अब तक की उपेक्षा और लापरवाही के बावजूद इसका प्रचार प्रसार निरंतर बढ़ता ही गया है। इसका श्रेय चाहे हिंदी प्रचार से जुड़े हुए विद्वानों और संगठनों को, हमें यह मानना ही पड़ेगा कि आज भारत के किसी भी राज्य में हिंदी समझने वालों की संख्या पहले के मुकाबले ज्यादा है और वहां अंग्रेजी का गैर जानकर व्यक्ति संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का ही सहारा लेता है। और वहीं आज हिंदी दिवस के मौके पर स्कूलों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके।
हर साल 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी को भारत के संविधान ने राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। हिंदी राजभाषा होने के चलते अधिकतर सरकारी कामकाज हिंदी में ही होते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा कर हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की अनेक शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा कि मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना नहीं आता, समझना नहीं आता, तो मैं लोगों तक कैसे पहुंचता। मुझे व्यक्तिगत रूप से भी हिंदी भाषा की ताकत का अंदाजा है। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह अपना 75वां वर्ष पूरा कर रहा है और हम इस वर्ष राजभाषा की हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। इस वर्ष का हिंदी दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। इसका 75वां साल पूरा हो रहा है और एक प्रकार से हम इस वर्ष राजभाषा हीरक जयंती मनाने जा रहे हैं। के लिए, राजभाषा के लिए और हमारी सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी भाषाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु आज मैं इस मकाम पर खड़े रहकर निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदी और किसी स्थानीय भाषा के बीच में कोई स्पर्धा नहीं है। हिंदी एक प्रकार से सभी स्थानीय भाषाओं की सखी है, एक दूसरे के दो पूरक है। चाहे गुजराती हो, मराठी हो, तेलुगु हो, हर भाषा हिंदी को मजबूती देती है, हिंदी हर भाषा को मजबूती देती है और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से मजबूती देती है। और इसीलिए आप हिंदी के आंदोलन को ध्यान से देखेंगे तो चाहे राजगोपालाचारी जी हो, महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर आचार्य कृपलानी हो, ये सभी एक प्रकार से नॉन हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते थे। और जो समिति बनाई गई वो समिति भी श्री आयंगर और के.एम. मुंशी के नेतृत्व में बनाई गई थी, जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता देना और हिंदी और हमारी बाकी सारी भाषाओं को ताकत देने का एक रिपोर्ट हमारी संविधान सभा के सामने रखा था। वो दोनों नेता नॉन हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। हिमाचल प्रदेश में हुए विरोध प्रदर्शन के बीच आज एक बार फिर से पहाड़ी राज्य में शांति बहाल होती नजर आ रही है और इस बीच हिंदू संगठनों द्वारा आज 14 सितंबर को हिमाचल बंद का आह्वान किया गया है। 14 सितंबर को 2 घंटे के लिए हिंदू संगठनों ने हिमाचल बंद रखा और इसी के चलते आज हिमाचल में दोपहर 1:30 बजे तक सभी दुकानें बंद रही। दरअसल शिमला के संजौली में पुलिस के जरिए प्रदर्शनकारियों पर किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ हिंदू संगठनों द्वारा यह बंद बुलाया गया। साथ ही हिंदू संगठनों ने राज्य में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन भी किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में माता टीला और लहुचुरा बांध से 6 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। बेतवा नदी खतरे के निशान के आधा मीटर दूर बताई जा रही है। लगातार बाढ़ का पानी बढ़ने से नदी के किनारे बस्तियों में पानी भर गया है और सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। वहीं जालौन, बांदा, चित्रकूट और फर्रुखाबाद में नदी के तटवर्ती इलाके जलमग्न हो गए हैं। उधर हरदोई में पूरा शहर जलमग्न हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं और वहीं नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से नदी के किनारे बसे लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के 36 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और बाढ़ की चपेट में आने से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता धनराशि प्रदान की जा चुकी है और अब तक 3056 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इनके सापेक्ष राहत सहायता वितरित की जा चुकी है। तो आप देख रहे थे हिंदी के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।